नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ किरण। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी कूटनीतिक पलटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में आतंकी हमलों और बमबाजी और फैली अराजकता से जूझ रहा है। तो देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से यहां पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अपनी ही पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, चिंता उसे अपने नागरिकों की नहीं है, बल्कि भारत को घेरने की है, भारत को तोड़ने की है। तभी तो उसने एक बार फिर से चीन के विवादित दावे का समर्थन करते हुए देखिए आधिकारिक बयान जो है वो जारी कर दिया। अब ऐसे में अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, ये कह दिया गया। ये बयान ऐसे समय में दे दिया गया जब देखें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं और उसके तुरंत बाद चीन ने भारत रूस की दोस्ती को पश्चिम के लिए एक तरह से खतरा बता दिया था। और अब उस पर पाकिस्तान ने उसी चाइना की हां में हां मिला दिया है। देखिए, पाक विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। यानी पाकिस्तान ने सीधे तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की इस जल्दबाजी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अरुणाचल पर चीन का समर्थन कर सकता है तो भारत भी खुले तौर पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा होकर के डूरंड रेखा पर अपना स्टैंड ले सकता है। और अब तक आपको बता दें, देखिए, अफगानिस्तान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भारत ने डूरंड लाइन को लेकर के एक शब्द तक नहीं कहा, क्योंकि ये मामला जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना का समर्थन करता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, जिसको भारत ने बार बार ये कहा कि वो अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा, तो उसमें पाकिस्तान कैसे हां में हां चाइना का मिला सकता है। वैसे में देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में हमेशा से तनाव भी रहा है इसी डूरंड लाइन को लेकर के। और इसी पर आज हम अपनी खास चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ खास तौर से जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, देखिए, अरुणाचल पर पाक चीन का जो झूठ है वो किस तरह से बेनकाब हो गया। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य है और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके बावजूद चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है। जंगनान इसे कहता है, दक्षिणी तिब्बत या फिर जंगनान, ये नाम जो है वो चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को दिया जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जनता, वहां के स्थानीय लोग, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारतीय मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश की और वहां की एक महिला को जो है रोक दिया गया था, जबकि वो दूसरे देश के दौरे पर जा रही थी, वहां घूमने के लिए जा रही थी। पूछा था, उसने भी कहा कि हम भारतीय हैं, हम चाइना के निवासी नहीं हैं, हम चाइना के सिटीजन्स नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद चाइना अपनी इस तरह की नापाक हरकत से बाज नहीं आता और उसमें पाकिस्तान देखे किस तरह से अब यहां पर अपना समर्थन जो है वो चाइना को दे देता है। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, एक बड़ा पैनल जुड़ा है और तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। और रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन हमारे साथ फिलहाल सबसे पहले हुसैन जावेद जी, पाकिस्तानी पत्रकार, वो हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुसैन जावेद जी। और हुसैन जावेद जी, ये पाकिस्तान को क्या मतलब क्या है कि बार बार वो भारत के खिलाफ इस तरह से जहर उगल रहा है? बार बार आप हमें मौका देते हैं, भारत को मौका देते हैं कि या तो आप मिलिट्री स्ट्राइक हमारे ऊपर कर दीजिए, एयर स्ट्राइक कर दीजिए। इस तरह से मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। अब अगर अरुणाचल को इस तरह से आप समर्थन चाइना के लिए दे देते हैं तो क्या हम फिर डूरंड के लिए नहीं कहेंगे, भारत नहीं कहेगा डूरंड के लिए? सबसे पहले मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हमने अर्ली 60s में चाइना के साथ अपना जितना भी हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट था उसको हल कर लिया था। उसके बाद से हमारे और चीन के बीच में जो ताल्लुकात रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ भी आती रही है।
तो मैं यही कहूंगा कि हमने सबसे पहले जो चाइना की हिमायत की थी वो हमने ताइवान के इशू पे की थी, जब हमने कहा था हम वन चाइना पॉलिसी पे स्टैंड करते हैं। अब वो जो एक मौकिफ उस वक्त अपनाया गया था, उसके बाद से इस्लामाबाद ने हमेशा बीजिंग के इस मौकिफ की मुकम्मल हिमायत की है कि वन चाइना पॉलिसी। तो अभी जो आप यहाँ पे जो आपका टॉपिक भी आज का और जो आपका सवाल भी है कि इसमें पाकिस्तान का जो मौकिफ रहा है वो यही है। अभी भी इस महीने भी और इसी साल अप्रैल के अंदर भी जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसने इसी स्टेटमेंट को रिपीट किया था कि जहां जहां भी अगर चाइना के इश्यूज भी हैं तो हम वहां पे चाइना की जो इंटेग्रिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा मौकिफ इसमें यह रहा है क्योंकि हम बिल्कुल वन चाइना पॉलिसी पे कायम। तो यानी हुसैन जी ये कहें कि भारत के अगेंस्ट आपका सिर्फ जहर उगलना ही काम है। अगर वन चाइना पॉलिसी के आप समर्थन में हैं तो यहां पर तो भारत के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं ना। अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, उस पर आप इस तरह से समर्थन दे रहे हैं। चाइना को तो हमने समझा करके रखा है बार बार, चाहे मिलिट्री एक्शन के जरिए हो समझाना या फिर कूटनीतिक तौर पर हो, डिप्लोमेसी के जरिए हो या फिर किसी तरह से बयान दे करके हो, लेकिन इस तरह से आपका समर्थन कर देना कहां तक जायज? देखिए मैम, जहां तक ये बात है ना कि आपने चाइना को समझाया, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर समझाया होता, मैं भी हिस्ट्री भी चेक कर रहा था, 2 साल पहले चाइना ने इसी इलाके में 30 जगहों के नाम चेंज किए। इस साल उन्होंने 27 जगहों के नाम चेंज किए। इसमें शक नहीं है कि इलाका आपके कंट्रोल में है। आपके पास शिवराज जी। जी जी, इलाका जो है वो बिल्कुल इस वक्त आपके कंट्रोल में है। उस पर अभी बिल्कुल जो इंडिया है वो उसके मैप के अंदर भी आ रहा है। चाइना ने उस पर कंट्रोल नहीं किया हुआ, लेकिन चाइना का उस पर एक क्लेम है। और ये मसला, अगर आप हिस्ट्री की बात करें ना, ये भी बात है, एक जमाना था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। उस टाइम तो हमारे भी बीजिंग के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे थे भी नहीं उस वक्त। उसके बाद आपके उस तरह चाइना के साथ मसले रहे हैं, लेकिन याद रखिए चाइना ने तो एक बहुत ही हुसैन जावेद जी, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वहीं तो पाकिस्तान तो हमसे ही निकला हुआ है ना, भारत से ही निकला हुआ है। तो यहां पर जब इस तरह से दो तरफा बातें, दो तरह की आइडियोलॉजी, दो तरह की विचारधारा हो सकती है, आप भारत के अगेंस्ट में इतनी बातें कह सकते हैं, तो फिर हिंदी चीनी भाई भाई भी चीजें टूट सकती हैं। जबकि आपके तो आयरन ब्रदर्स हैं, तो आपकी नीयत तो और आपकी जो सोच है वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी ना। चलिए मैं आपके पास आऊंगी हुसैन जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल कुणाल जी और हमारे साथ शिवदान जी भी जुड़े हैं, वहीं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़े हैं। कर्नल शिवदान जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं यहां पर बेसिकली क्लियर कर देना चाहता हूं कि अरुणाचल का कोई इतिहास ये मेरे पाकिस्तान साथी बता दें कि वो कभी चीन का हिस्सा रहा है। जैसा कि चीन तिब्बत क्लेम कर रहा है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, किस बेसिस पर क्लेम कर रहा है? क्या कभी भी दलाई लामा का रूल अरुणाचल प्रदेश में था? और जो ये अपने आप नाम बदल रहा है चीन, ये हम भी हो सकता है कि किसी आपके किसी स्टेट के सिंध के कुछ प्रांतों के कुछ जगहों के नाम बदल के बोलने लगे सिंध हमारा हिस्सा था। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। चीन जो आप एक चीन की बात कर रहे हैं, क्या किसी भी हिस्से को आप क्लेम करके बोल देंगे चीन का हिस्सा है? चलिए ताइवान मान लिया आपने, ताइवान को बोल दिया कि चीन का हिस्सा एक चीन का, बट आप ये नहीं कह सकते कि चीन का, तो आपको पता है 16 देशों की जमीन चीन ने अपने कब्जे में की हुई है। तो आप उन 16 देशों की सब जमीन को चीन का हिस्सा बना करके और चीन को खुश करेंगे? आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज से 10 या 15-20 साल पहले के बाद में पाकिस्तान को चीन उसी तरह से एक्सप्लॉइट करेगा जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को किया था, जिस तरह से उसने सीपीसी के द्वारा आपके ज्यादातर जगहों पर कब्जे कर लिए हैं, वो सब चीन अपना क्लेम करना शुरू कर देगा। तो केयरफुल हो जाइए। नंबर 2, आप कभी बताइए अरुणाचल प्रदेश में उसी तरह का संघर्ष हुआ जैसा कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, जैसा कि आपके बलूचिस्तान में चल रहा है? वहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी आपके खिलाफ वो कर रही है। क्या अरुणाचल प्रदेश की जनता ऐसा कोई संघर्ष कर रही है भारत के खिलाफ? तो अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा, और वहां की जनता भारत के साथ खुश है और भारत के साथ भारत को अपना देश समझती है। तो इसलिए इस तरह के विचारों से
आप अपना जो है भारत के प्रति जो हर जगह आप दुश्मनी डिस्प्ले कर रहे हैं और चाइना के साथ सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं, इस प्रकार से चाइना को और भी आप मजबूत करके उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसको बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको जैसा पहले ही शुरू में कहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर वो अपनी जो आपने जमीन दी है उसको अपनी कह करके पाकिस्तान पर कब्जा शुरू कर देगा। तो इसलिए आप उसके खिलाफ, आप उसके फेवर में इस तरह के बयानबाजी बंद करिए और चीन का जो उसकी विस्तारवादी नीति है जिसके कारण उसने 16 देशों की जमीन कब्जे में कर रखी है, उसके खिलाफ बयान दीजिए। बिल्कुल। और यहां पर हुसैन जावेद साहब इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान में आपकी जो सीपैक यहां पर चीजें चल रही हैं, वहां के लोग नाराज हैं। आपको तो चाहिए था कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं रोकते, या फिर जो आप लोगों ने एक माहौल बना रखा है, जिस तरह से उन लोगों को एक मिलिट्रियों के बीच में जो है फंसा रखा है, जिस वजह से लोग वहां पर नाराज है, आपको इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। आपको अपने घर को देखने की आवश्यकता थी, लेकिन आप वो नहीं करते। आप भारत के लिए सिर्फ करते हैं। यूके देवनाथ जी, आपका हम रुख करेंगे। तो क्या अब वो बारी आ गई है, वो समय आ गया है कि डूरंड लाइन को लेकर के भी हमें कहना चाहिए? हमें वहां पर जो बात यहां पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कही, तो हमें उस बात पर जो है सहमति जता देनी चाहिए कि अब अफगानिस्तान का हम भी साथ देते। सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किरण जी, भारत बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल हैं। विदेश मंत्रालय भी अभी बहुत ही सुदृढ़ नेतृत्व में श्री एस जयशंकर जी के नीचे है। भारत जानता है कि पाकिस्तान जो कुछ चीन के समर्थन में कह रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है। जहां तक डूरंड लाइन की बात है, हम वास्तव स्थिति को जानते हैं और फिलहाल भारत का कोई इरादा नहीं है कि डूरंड लाइन के ऊपर जो अफगानिस्तान तालिबान का दावा है उसको लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है टेंशन, उसमें पाकिस्तान को हम नीचा नहीं, धता नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही मैच्योर हैं। हमारी थॉट पावर थोड़ा ऊपर सतह की है। देखिए, चीन की बात बताता हूं। चीन कहां से जमीन दावे करता है और युद्ध लड़ चुका है। सबसे बड़ी बात है, रशिया के साथ युद्ध लड़ चुका है, ये रशिया की जमीन क्लेम करता था। कजाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार जो जनता है वो चीन की मदद से खड़ी है, लेकिन चीन म्यांमार का इलाका दावा करता है। इसके अलावा वो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर का 2.5 किलोमीटर का एरिया दावा करता है। किर्गिस्तान का एरिया, कजाकिस्तान का एरिया दावा करता है, मंगोलिया का एरिया दावा करता है। तो चीन जो है चारों तरफ एरिया दावा करता है, क्योंकि कभी किसी वक्त वहां उनके 4 घोड़े चले गए थे 5 सवारों के साथ, सांस लिया था उन्होंने आज से 700 साल पहले वहां पर। तो जहां जहां चीन के घोड़े गए हैं, अगर हम गिनना शुरू करते, चीन के घोड़े तो हंगरी तक पहुंच गए थे जी। मंगोल साम्राज्य जो मंगोलिया का है, लेकिन उस वक्त वो चाइना का सिविलाइजेशन का भी बहुत स्ट्रांग हिस्सा था, वो उन्हीं के प्रोटेक्शन में रहते थे। वो तो यूरोप तक पहुंच गए थे। तो चीन तो एक दिन यूरोप के ऊपर भी दावा ठोक देगा। लेकिन बातचीत क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर हो रही है, पाकिस्तान के इस चीन समर्थन में कोई दम नहीं है। देखिए, जहां तक वन चाइना पॉलिसी है, चीन बेसिकली वन चाइना पॉलिसी जब बोलता है वो ताइवान के परिप्रेक्ष्य में बोलता है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। जब चियांग काई शेक 1948 में ताइवान भाग गए थे या भगा दिए गए थे, तो चीन वन चाइना पॉलिसी जब बोलता है दुनिया के पटल पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी दूसरा मंच हो, वो ताइवान के बारे में जिक्र करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात मैं बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से ही हमारे कंट्रोल में थे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहां जाती हैं। अगर आप 1770 का सर्वेयर जनरल का नक्शा उठाएं, वो क्लियरली इसको ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा दिखाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जो चीन बोल रहा है कि वो दक्षिण तिब्बत है, अरे भाई, तिब्बत ही चीन का हिस्सा नहीं था। वो तो भारत जब आजाद हुआ तो किन्हीं कारणों से हमने तिब्बत का विलय चीन में होने दिया। अगर भारत थोड़ा और मजबूत देश होता, मैं 1950 की दशक की बात कर रहा हूं,
अगर भारत थोड़ा और मजबूत देश होता तो भारत ने तिब्बत का विलय कभी भी चीन के साथ नहीं होने दिया होता। तो चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भूल जाए। भविष्य में वो दिन दूर नहीं है जब तिब्बत जो है वो भी चीन से अलग हो जाएगा। पाकिस्तान जो है, देखिए, छुट भैया है चीन का। चीन को कैसे खुश करे ये उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, मैं चाहूंगी इसी को कर्नल कुणाल जी से भी जानूं कि ये सिर्फ खुश करने के लिए, क्योंकि एक तरफ आप अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कवायद में रहते हैं कर्नल कुणाल, पाकिस्तान रहता है, और दूसरी तरफ आप चाइना को खुश करने के लिए इस तरह की एक बयानबाजी का दौर जो है आप चला देते हैं। अब ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? वन चाइना डायरेक्टली सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन ताइवान के साथ हमने बोला कुछ हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट है एंड उसके लिए चाइना के अंदर है ताइवान, ऐसा भी हम नहीं बोल रहा है और ना ही वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। सो इंडिया इज प्लेइंग सेफ ऑन दैट। नाउ एक चाइना है, इफ वी सपोर्ट एक चाइना, चाइना बोला है एक चाइना सपोर्ट करेंगे तभी हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे। तो इसीलिए शायद इंडिया इज इन न्यूट्रल ऑन ताइवान इशू, लेकिन हमारा भी अखंड भारत प्रॉब्लम, अखंड भारत क्लेम है। हमने ओंकार भाट देखा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का कंबोडिया में है। इवन हमारा इंडिया का हमने शास्त्र में लिखा है, महाभारत में लिखा है, जो गांधार से गांधारी आए थे, कौरव वंश का माता, वो गंधार का है, जो कंदाहार है अभी का, वहां से लेकर हमारा बरोबुदर टेम्पल जो इंडोनेशिया में बाली तक है। तो ये अखंड भारत है, ये भी क्लेम चाइना को मानना चाहिए। और चाइना तिब्बत को कैप्चर किया है 1832, 1832 में कोई मैप में दिखाया जे तिब्बत चाइना के अंडर था, तो इंडिया इसीलिए वो कैप्चर कर लिया 1949 में। 1947 का मैप में पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है, तो अभी पाकिस्तान हमारे अंदर आ जाना चाहिए, मतलब इंडिया कैन क्लेम पाकिस्तान, ऐसा कोई नहीं है। वो 1832 साल का मैप का प्रमाण दे रहा है। रो देंगे हुसैन साहब, 1947 का क्लेम दे रहा है पाकिस्तान हमारा आप इंडिया पाकिस्तान के को अंदर। भारत में विलय की बात कर रहे हैं, रो देंगे हुसैन जी? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं। और जो पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था, बुंदल और बुद्धू दो आइलैंड है कराची के पास, जो 2020 में पाकिस्तान ने चाइना को दिया है। ये नाम पता नहीं, ये ठीक ही होगा, बुंदल और बुद्धू। ये ओपेक के सीपेक के अंडर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, एंड चाइना वहां पे कब्जा बनाया है, उसका डेवलपमेंट कर रहा है। और जो हमारे शिवदास जी ने बताया है, ये क्लेम कर लेगा चाइना कुछ ही दिन के अंदर सारे, और हमारा डिस्कशन भी चल रहा है, 16 कंट्री के साथ चाइना का प्रॉब्लम है, वो जगह क्लेम कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान जो बोल रहा है, हमने कभी नहीं बोला ये इसका कंट्री है, वो उसका क्लेम है, ये इसमें इंडिया फंसता ही नहीं है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज स्टैंडिंग इन ए मच बेटर कंडीशन देन पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे बोला है अरुणाचल में हम सपोर्ट कर रहा है ये चाइना का, ये एकदम बेवकूफी लगता है मेरे को लग रहा है। ये मैच्योर कब होंगे, मतलब पाकिस्तान मैच्योर कब होगा? क्योंकि एक कंट्री को मैच्योर होना बहुत जरूरी है, जो बात देवनाथ जी कह रहे थे। सुनिए, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है, तो पाकिस्तान कभी मैच्योर होगा इसमें भरोसा मेरा कम है, क्योंकि ये सीधा नहीं होगा। ये हमने इतने गवर्नर चेंज किया, इतने प्राइम मिनिस्टर चेंज किया, पाकिस्तान का इतना प्रेसिडेंट चेंज हुआ, लेकिन इनका आदत नहीं सुधरा है। तो मेरे को लग रहा है कभी पता नहीं, इंडिया को पाकिस्तान को अंडर एक स्टेट बना लेना चाहिए। मतलब ये पीओके तो आने वाला ही है, जो जबरदस्ती है, लेकिन बाकी पाकिस्तान भी दिस इज ए फेल्ड स्टेट,
ये सभी जगह में बताया हुआ है। पाकिस्तान का फेल स्टेट मतलब उसका ना इकोनॉमी ठीक है, ना पॉलिसी ठीक है, ना कोई एजुकेशन है। सो आई थिंक दे आर इनकेपेबल ऑफ कमांडिंग देयर ओन कंट्री। तो इंडिया नीड सम असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग पाकिस्तान। बिल्कुल हुसैन साहब जवाब दीजिएगा इसका। तो फिर आप भारत में ही वापस से विलय हो जाइए जहां से आप एक कंट्री बने हैं, और इसी के साथ आप जो चाइना को एक तरह से अपना जो एक आयरन ब्रदर्स आप लोग दोनों हैं, जो पक्के दोस्त हैं, उस दोस्ती के बीच में देखे चाइना ने क्या कर दिया। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहां पर चाइना ने ये कहा है, एक जो मैप बनाया है इसमें जम्मू कश्मीर को भी अपना हिस्सा बता दिया है, इसमें जम्मू कश्मीर को भी हिस्सा बता दिया है। तो अब समझिए आपको मैच्योर होना बहुत जरूरी है और सोचना एक अलग लेवल पे बहुत जरूरी है। सीपेक के जरिए देखिए शिवदान जी ने भी कह दिया है कि किस तरह से आपके वहां के एरियाज को जो है वो चाइना अपने कब्जे में ले लेगा, और ये चाइना की नीयत है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, और नीयत से कोई बाज नहीं आता। देखिए मैं आपके सामने ना कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। एक तो पहली बात है, इस तरह कहना कि इंडिया को भी शायद किसी फाइन टाइम में पाकिस्तान को अपने साथ मर्ज कर लेना चाहिए। अभी कोई शाम की चाय पीने के तो इक्वल नहीं है कि जब चाहा इस तरह हो गया और इस तरह हो गया। नहीं तो सर अगर शाम के चाय पीने के बराबर नहीं है तो आपने चाइना का समर्थन कैसे कर दिया अरुणाचल प्रदेश को लेकर के? वो क्या चाय पीने के बराबर वाली बात थी? वो क्या चाय पीने की जम्मू कश्मीर को आप कह दे, इधर चाइना को कह दे? अच्छा बोलने तो दीजिए। नहीं बोलिए, लेकिन शाम की चाय के बाद तो ये वही शाम की चाय वाली बात है कि भारत में भी पाकिस्तान का विलय हो जाना चाहिए। बात ये है कि मैं इसमें यही कहूंगा, जो आपने इसमें चाइना की बात की कि वो हमारे इलाके को क्लेम करता है। जब हमारा उनसे बॉर्डर के इश्यूज सेटल नहीं हुए थे बैक इन 60s, चाइना बकायदा जो ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो आज हमारे पास है, इसके एक हिस्से को क्लेम भी करता था, और हम भी उनके एक हिस्से को क्लेम करते थे जो बिल्कुल सरहद के साथ था। लेकिन वही बात है ना कि हमें और आप में फर्क ये कि हमने आराम से बैठ के चाइना के साथ बकायदा बातचीत की, कुछ इलाका उनको दे दिया और उन्होंने कुछ इलाका हमको दे दिया। ऐसा नहीं था कि हमने सारा इलाका उनको इस तरह प्लेट में रख के दे दिया। तो सर डूरंड का भी दे दीजिए ना कुछ इलाका, डूरंड का कुछ इलाका दे दीजिए अफगानिस्तान को। क्यों वहां पर अड़े हुए? क्योंकि चाइना से समर्थन नहीं था, लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि देखें ड्यूरंड की आपने बात की, ये कोई एग्रीमेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं था, ये ब्रिटिश इंडिया का और अफगानिस्तान का था। सेम इस तरह जैसे अभी सर ने बात की कि ये जो तिब्बत का इलाका है उसको मैकमोन लाइन भी कहते हैं। मैकमोन लाइन को चाइना नहीं मानता है, वो ये आप अच्छी तरह देखें, चाइना ने कभी नहीं माना कि हम इस मैकमोन लाइन को मानते हैं। लेकिन समझने की बात क्या है, मैं आज भी कहता हूं चाइना और इंडिया को आज भी बैठ के अपने इस तरह के जो मसले को हल करने की जरूरत है। तो चाइना और भारत सुलझाएगा ना सर अपने मसले, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? मेरा सवाल तो यही है, आपको अधिकार किसने दिया, किसने वो राइट्स दिया? बात अधिकार की नहीं है। देखिए बात अधिकार की नहीं है, इंडिया की जो एक तरह की जिद रही है, या आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उस वजह से प्रॉब्लम रहे। अगर इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे होते, पाकिस्तान के साथ अच्छे होते, तो इतना बड़ा जो हमारा रीजन है ये आज कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन इंडिया ने उस चीज को कभी समझा क्या बात है? आतंकवाद आप भेजे, आतंकवादी हमले आप कराए, और आप भारत से इस बात के ये करे, एक्सपेक्ट करे कि भारत आपके साथ जो है बेहतर तरीके से बातचीत करे। हम चाहेंगे शिवदान जी आप जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। एक लाइन रहेगी मैम, एक लाइन रहेगी। ठीक है जी एक लाइन। आप इस बात को निकार नहीं सकते कि चाइना ने 1962 के बाद में इंडिया को कई दफा डिप्लोमेटिक फोरम पे ये ऑफर की है, हुकूमती सतह पे ऑफर की कि भाई कुछ ऐसा अदला बदला कर ले कि जो आपकी LAC साइड है और ये जो आपका ये जो इलाका है ये मैकमोन लाइन का, इसको हम अदला बदली कर सकते हैं। चाइना ने इस तरह की भी ऑफर की, वो भी आप लोग नहीं मानते। अभी प्योटन साहब आए थे आपके पास। सर हम अपना एरिया क्यों दे, हम अपना एरिया क्यों दे? देखिए आपने, मुझे लग रहा है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी की बात को सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम तो तिब्बत तक नहीं देते, अगर हम थोड़े से और मजबूत हो जाते तो अगर आज का इंडिया होता तो वो भी नहीं देता। सर ठीक है, जल्दी से सर। कि अभी प्योटन साहब आए थे आपके पास, उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, और हम जानते हैं कि इंडिया के और
मॉस्को के जो रिलेशन है वो बहुत कमाल के, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी आपको समझा के गए। मुझे नहीं लगता कि इंडिया वो समझा कि भाई RIC का हिस्सा बने रशिया, इंडिया, चाइना। ये चाइना भी चाहता है, ये रूस भी चाहता है कि इंडिया मान जाए तो क्या ही बात होगी। क्या बात है सर, मतलब क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी भी आपको हो गई है कि चाइना को लेकर के समझा के गए पुतिन साहब, और आपको देखिए चाइना ने क्या किया कि ये मीटिंग को बता दिया कि किस तरह से खतरा है आने वाले दिनों में। आप समझिए रशिया फिर आपके लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। कर्नल शिवदान जी, आपकी एंट्री बोलिए। देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त को बताना चाहता हूं कि चाइना, चलिए इंडिया के साथ उसका डिस्प्यूट है, क्या जो कर्नल कुणाल मुखर्जी ने बताया है कि 16 देशों की जमीनों के अंदर ऊपर चाइना का क्लेम है, क्या चले एक देश का मान लिया, 2 का मान लिया, पूरे 16 देशों के साथ में। चाइना की आदत है ये विस्तारवादी नीति, एक्सपेनिस्ट जिसको बोलते हैं। 1949 में जब से कम्युनिस्ट रूल चाइना में लगा है, चाइना ने ये नीति अपनाई है कि चारों तरफ की जमीनों को कब्जा पे कर लो। और मैं अभी अपने पाकिस्तानी साथी को भी वार्न करने देना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है CPC के माध्यम से जब पाकिस्तान पर वो अपना कब्जा कर लेगा, जिस प्रकार से श्रीलंका की इकोनॉमी को अपने कब्जे में लिया था एक बार चाइना ने, आपका बहुत जल्दी आपकी इकोनॉमी को कब्जे में लेने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले यही किया था जब हमारा आप एक थे, कि हमारे भारत की जो इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेकर के और धीरे धीरे अंग्रेजी राज पूरे देश में लगा दिया। इसी प्रकार से आपकी इकोनॉमी कब्जे में ले लेगा चीन पूरी तरह से, और लेने की प्रोसेस में है, और आपके देश में चाइना का रूल लागू हो जाएगा। तो वो हमें कभी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक समय में हमारा हिस्सा रहा था, और हमें हमारे साथ, आपके साथ अभी भी हमारी हमदर्दी है। इसीलिए हमारे देश के लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप आतंकवाद को खत्म करिए, बिल्कुल, और सुधरने को लेकर के हमदर्दी है कि सुधर जाए पाकिस्तान, मैच्योर कंट्री बने। याद है आपको, मुझे लग रहा है हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि भारत पर ब्रिटिश ने किस तरह से शासन किया और कैसे पहले तो उन्होंने एंट्री ली थी। अब यही बात समझिए कि CPEC के जरिए आप में भी चाइना जो है पाकिस्तान में एंट्री ले चुका है। अब आने वाले दिनों में अगर राज करना शुरू कर दे तो इसमें कोई, मुझे लग रहा है कि आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। संभवतः ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये नियत है चाइना की। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पे मैंने सवाल पूछा था वो भी बताएगा कि आपके हाथ से तो जम्मू कश्मीर भी ले जा रहे हैं। मतलब आप एक तरफ अपना दावा ठोकते हैं, चाइना भी दावा ठोक बैठा। जी देखिए मैम, पहली बात तो ये जो CPEC के हवाले से बात है, ये तो यहीं से बेबुनियाद हो जाती है, क्योंकि CPEC की एक लिमिट थी। ये आपको याद होगा, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, और 2030 वो तय किया गया है इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच में कि 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या इसके तहत जितने भी मंसूबे आते हैं और वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चल रहे हैं, इस हिसाब से देखें तो 5 साल रह गए। अब 5 साल बाद जब ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चाइना का कब्जे का सवाल का तो कोई इसमें मानी निकलता नहीं। और रही बात आपने इसमें कश्मीर की बात की, तो कश्मीर के अंदर भी 1-2 जो हमारे मंसूबे हैं वो CPEC के तहत चल रहे हैं। इसमें इतनी ही हकीकत है, हमारा चाइना के साथ जमीन के हवाले से कतई कोई मसला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात मैं आपकी इजाजत से कहूंगा, देखिए शो के स्टार्ट में आपने अपना स्टैंड पॉइंट जो है वो इस तरह बताया, आपने अपना बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सारी बहस चल रही है कि इस तरह से हमारे फॉरेन ऑफिस ने दोबारा ये बात क्यों की और ये सब कुछ, मुझे जहां तक समझ आती है, ये मेरी अपनी जाती राय, कि जब राजनाथ सिंह ने सिंध का मसला उठाया, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ऑब्वियसली आपका क्या ख्याल है, इससे इस्लामाबाद के कान खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हमारे लिए एक अंदेशे की बात है, फिक्र की बात है, हम इसको सिर्फ एक सोच तो नहीं कह सकते। मेरी जाती राय में ये जो हमारी तरफ से भी बयान आया है, ये उसके रिस्पॉन्स में आया है। अगर इंडिया सिंध की बात नहीं करेगा, हुसैन जी मतलब मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। राजनाथ सिंह ने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब सिंध का मुद्दा उठाया, वो कहाँ का मैटर है? वो भारत पाकिस्तान का है, भारत पाकिस्तान का है ना। भारत और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के मैटर को तो नहीं उठाया गया, डूरन लाइन का मैटर तो नहीं उठाया गया, या फिर बलूचिस्तान का मैटर तो नहीं उठाया गया। जब मिलिट्री एक्शन हो रहा था पाकिस्तान पर, तब जाकर के बलूचिस्तान के लोग और POK के लोगों ने इस बात का जिक्र किया, कहा, भारत से कहा कि आप हमें भी अलग करवा दीजिए, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। लेकिन भारत ने यही कहा कि ये आपका इंटरनल मैटर है और हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मैच्योरिटी है।
देखिए अब मैम, इसमें आप चाइना का समर्थन कर देंगे और कहेंगे कि ये उसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है, क्या गलत बात है? देखिए मैं अपनी उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि ये सिर्फ एक राजनाथ सिंह का बयान नहीं था, ये पूरे सिंध को इस तरह लेने की उन्होंने बात की है। और किस बैकग्राउंड में की, आप ये भी देखें ना कि आप लोग खुद कहते हैं, हम तो नहीं कहते कि हमने इंडिया के साथ दोबारा इस तरह जंग में जाना है मई के बाद, लेकिन बयान तो इंडिया से आते हैं ना कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो होल्ड पर है, हम जब चाहे उसका होल्ड उठाते हैं। इस सिनेरियो को भी समझे, अगर इस तरह की बातें नहीं होंगी तो आप पे भरोसा नहीं है ना, भारत को भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोगों को हमेशा चेताते रहते हैं, चेताते रहा कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपने देखा वो आगे भी होगा और वो भी डबल अटैक के साथ होगा, क्योंकि अगर आपने आतंकवादियों को भेजा, आतंकवादी घटनाएं कराई, आतंकवाद को हमारे यहां पर भेजने की कोशिश की, दहशत फैलाया, तो यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये चेताने के लिए स्टिल ऑन है। मैं चाहूंगी शिवदान जी आप एंट्री करिए। जी मैं आ रही हूं आपके पास, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद को चालू रखे हुए है, फाइनली भारत ने आपका उत्तर ढूंढ लिया है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। यदि आप आतंकी घटनाएं पहलगाम जैसी करेंगे, क्या पाकिस्तान में ऐसी घटना होने के बाद में पाकिस्तान को कैसा लगेगा? आपने कभी सोचा है? हमारे 25 निर्दोष लोगों को आपने उनका धर्म पूछ करके उनको गोली मारी है वहां पर कश्मीर में, पहलगाम में। तो ऐसा हमला यदि आपके देश में होगा तो कैसा लगेगा आपको? इसलिए हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर खुला रखा है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई एक्शन होगा, आपको एक और बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर की सपोर्ट में दुनिया के 130 देशों ने भारत की को सपोर्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऐसा क्यों? यदि हम गलत काम करते तो पूरे दुनिया में हमारी आलोचना होती, हमें क्रिटिसाइज करते लोग, पर 130 देशों ने भारत की सपोर्ट की है कि आपका ऑपरेशन सिंदूर ठीक था और आपने पाकिस्तान को सही जवाब दिया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भूले नहीं, इसलिए एक्ट ऑफ वॉर भी कह दिया गया। जी ठीक है शिवदान जी, आ रही हूं आपके पास। हुसैन जी अपनी बात को आप कंटिन्यू करिएगा, उसके बाद मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगी। देखिए अभी शिवदान जी ने कहा कि जो अप्रैल का इंसिडेंट था उस पर 130 मुल्कों ने जो है उसको कंडेम किया और उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ खड़े हैं, लेकिन उन 130 मुल्कों में 129 मुल्कों ने ये नहीं कहा इसराइल को छोड़ के कि इसमें पाकिस्तान शामिल है या ये लोग पाकिस्तान आए थे। कंडेम तो हमने भी किया है उन 130 में, आप पाकिस्तान का नाम हुसैन जी ऑपरेशन सिंदूर किसके नाम, किसके ऊपर में ये हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए है? किसके लिए है? आतंकवादियों के लिए है। आतंकवादी कहां पर है? पाकिस्तान के अंतर्गत है। पाकिस्तान पाल करके पोस्ट करके बैठा हुआ है। शिवदान जी दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं पेश कर सके आप, ये पाकिस्तान से आए हैं। प्योटन साहब भी नहीं कहेंगे पाकिस्तान ने कराया है। शिवदान जी ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके देश में जो कैंप चल रहे हैं आतंकवाद के, ये क्या कर रहे हैं? जब वो पकड़े जाते हैं आतंकवादी, उनके पास सारा गोला बारूद, सारा सामान पाकिस्तान का निकलता है, पाकिस्तान के नागरिक होते हैं वो। ऐसा क्यों? यदि आप ईमानदारी से अपने आप ये कह दें कि वो पाकिस्तानी नहीं है, मैं मान लूंगा आपकी बात। बताइए आपके देश में जो आतंकवादी 11 हमने आतंकवादी ठिकाने खत्म किए थे, क्या वो आतंकवादी ठिकाने नहीं थे? ये जो आपने जिनको जैसे मोहम्मद और इनके लश्कर तौबा के जो बिठा के बॉस बना करके ये क्या शिक्षा दे रहे हैं देश को? आपकी को आपके नौजवानों को अच्छाई के रास्तों से भटका करके ये इस तरह के रास्तों पर डाल रहे हैं जिनके द्वारा विकास रुका हुआ है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। देखिए आतंकवाद के कैंप है, लेकिन अफगानिस्तान में जहां से टीटीपी को फंडिंग होती है, बीएनए को होती है, वो हमारे सामने खड़े हैं और हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हम इन्हीं आतंकवादी कैंप को जानते हैं। जिन तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, हम उनको 2002 में बैन कर चुके हैं। हमने दोबारा उनको पनपने नहीं दिया है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, पहलगाम के अटैक के पीछे पाकिस्तान नहीं। हुसैन जी आपको याद होगा कि मिलिट्री एक्शन होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर को जो है पॉज करने के बाद, मैं बंद अभी भी नहीं कहूंगी, पॉज करने के बाद एक ग्राफिक्स जो है वो लाया गया था हमारे चीफ के तरफ से, और उन्होंने इसमें बताया था कि कौन कौन से टारगेट्स थे, कौन कौन से टारगेट्स थे आतंकवादियों की, कौन कौन से हेडक्वार्टर्स थे जिनको हमने निशाना बनाया। और उसमें महज 9 नहीं, 9 से कहीं ज्यादा जो है वो नंबर्स थे। आपको दे कार्रवाई करेंगे आपके हुक्मरान,
कार्रवाई करेगी आपकी आर्मी? करेगी तो बताइए, आपको शेयर किया जाएगा, वो करिए कार्रवाई। किरण जी, मैं आज अगर दिल्ली कहे कि हम पाकिस्तान के साथ मीटिंग करके उनको ये फहरिस्त दे रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन है, ये सबूत है, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा अगर सबूत में आपके पास सबूत है। हम तो आपका जो 26/11 था उसके ऊपर भी चाहते हैं केस ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए भारत देश, और आप अपने ही देश में आतंकवादी ठिकानों को नहीं खोज पा रहे हैं, और आप बार बार यही कह रहे सबूत दे सबूत दे सबूत दे। मैं तो ये कह रही हूँ जैश के जो है वो महिला विंग खड़े कर रहे हैं। शाहीन, डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई लखनऊ से, वो पाकिस्तान में जो आपके मोहम्मद अजहर है उनसे कहीं ना कहीं उनकी बहनों से कनेक्टेड है। मुझे लग रहा है आप बहुत दूर है सर खबरों से, बहुत दूर है खबरों से। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि आप हर बात पे सबूत मांगते हो। आपने शो के शुरू में कहा था मैच्योर स्टेट्स ऐसे ही बिहेव करती हैं, जब टेबल पे बैठते हैं कोई सबूत हो गए तो मैं चाहूंगी उसके साथ ही आगे बढ़ा करे। जाएगा। बताइए कितने डोजियर, कितने सबूत पाकिस्तान को दिए गए उनकी आतंकवादी घटनाओं को लेकर के। आज हुसैन जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरूर, दोबारा मत बोलिएगा इस बात को। 26/11 का जो केस नहीं, है मैं चाहूंगी आप यूके देवनाथ जी इसमें इंटर करें। जी जी जी, नहीं केवल 26/11 नहीं, केवल 26/11 नहीं, केवल 26/11 नहीं सर। हुसैन जी मुझे लग रहा है आप परिचित होंगे, आप जानते होंगे। मैं चाहूंगी यूके देवनाथ जी। हाँ किरण जी, मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर लेता हूँ जी। 1995-1998 की बात है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को डोजियर हैंडओवर कर दिया था कि पाकिस्तान ने फलाने फलाने जगह पर आतंकवादी कैंप चलाए हुए हैं। जब हमारे विदेश मंत्रालय ने ये डोजियर पाकिस्तान की एम्बेसी को दिया, जाहिर बात है बड़ा आश्चर्यजनक रिस्पांस आया। रिस्पांस ये आया कि 15 दिन के बाद हमारे जो लोग थे उनकी रिपोर्ट जमीन से ऐसी आई कि जहां जहां हमने बताया कि आतंकवादी कैंप है, वहां से तुरंत पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को, शिविरों को, उनके कैंप को 8-10 किलोमीटर आगे पीछे शिफ्ट कर दिया। यानी पाकिस्तान हमारे दिए एविडेंस से ही अपनी जो खुराफाती हरकत थे उनको छुपाने में सक्सेसफुल रहा। यानी उसके बाद अगर कोई एक न्यूट्रल पार्टी हमारे दिए हुए ग्रिड रेफरेंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जाती, 15 दिन के बाद वहां कोई आतंकवादी कैंप नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे दिए हुए सबूत के बेसिस पर आतंकवादियों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लेफ्ट राइट कर दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान हमारे दिए हुए सबूत को इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश करता है नैरेटिव को। जी जी हुसैन जी जवाब दीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब चलिए आप और हम तो पढ़ करके इतिहास जान करके चीजें बताएंगे यहाँ पर, लेकिन ये तो उनका खुद का एक्सपीरियंस है। क्या कहेंगे इस पे? कितना डोजियर, कितने सबूत आप लोगों को दे? मैं इसमें अपनी यही राय का इजहार करूंगा कि देखें, जब तक इंडिया पाकिस्तान में टॉक्स रिज्यूम नहीं होगी ना, ये डेडलॉक भी चलते रहेंगे और हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे नहीं। एक दूसरे की शिकायत भी दूर नहीं होगी। वहां एक छोटा सा मसला नहीं सुलझ रहा है। देखिए, सबसे जो खतरनाक बात है कि पिछले 50-60 साल से हम दोनों मुल्कों को बहुत आगे जाना चाहिए था। हम प्रॉक्सीज बना के एक दूसरे को कमजोर भी करते रहे। अपनी सोचिए सर, भारत आगे है, पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। ये चापलूसी करके, चाइना की चापलूसी और अमेरिका की चापलूसी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो सब है हमारी, देखिए मैम, वो हमारी कामयाब डिप्लोमेसी है कि आज चाहे आप बीजिंग की बात करें, वॉशिंगटन की बात करें, वो हमारे साथ खड़े हैं। इसको आप चापलूसी नहीं कह सकते, ये कामयाब डिप्लोमेसी है। और सबसे बढ़ के अभी प्योटन साहब भी है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके भी बहुत अच्छे हैं, तो इसको हमारी कामयाबी के तौर पर जी। कर्नल शिवदान जी कामयाबी मान रहे हैं अपनी, और पता है कि चाइना कब धोखा दे दे। जो आपकी आपकी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, उसका रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। अमेरिका के जो आपके साथ संबंध है वो केवल इसलिए है कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया के अंदर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता, प्रभाव रखना चाहता है, और वो केवल रूस को, जिस वक्त रूस को जवाब देना था, अमेरिका ने आपको इस्तेमाल किया। आपकी जो माली हालत आज हुई है इस तरह की, उसका यदि आप जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्यों अमेरिका ने सपोर्ट किया था। आपका बताइए, हमारे भारतवर्ष का हर नौजवान डेवलपमेंट में लगा हुआ है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा हुआ है, अच्छे अच्छे कामों में लगा हुआ है। आपके यहाँ क्या इस तरह के प्रोसेस चल रहे हैं? क्या आपके अंदर, क्या आपके पाकिस्तान में फॉरेन सपोर्ट आ रही है डेवलपमेंट के लिए? केवल आपके IMF के वो आता है आपके पास कि ये लीजिए आप, आपके सपोर्ट के लिए आप इसके अपना खाना खाइए। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप, जिनको आप कह रहे हैं कि आपके पास अमेरिका की सपोर्ट है, तो वो केवल अमेरिका अपने मतलब के लिए आपको सपोर्ट करता है। इस साउथ एशिया में आपका इस्तेमाल करना चाहता है, रूस के खिलाफ में, चीन के खिलाफ में, और अभी ईरान और इजराइल का जो झगड़ा हुआ था उसमें ईरान के खिलाफ आपका इस्तेमाल करना चाहता था। तो ये बात समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। चीन के लिए, चीन ने जो आपके अंदर CPC जो आपके अंदर डेवलप किया है, पाकिस्तान के अंदर जो लागू किया है, अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए चीन ने आपका इस्तेमाल किया है। उसको गवादर पोर्ट से ये था, आपका गवादर पोर्ट ले लिया उसने। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपके साथ चीन का सपोर्ट भी है, अमेरिका के सपोर्ट भी है, वो किसी मतलब से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के साथ जिसका भी सपोर्ट है वो प्रॉपर 1 to 1 टाइप का है। हमारा ना हम उनका कोई फायदा उठा रहे हैं, ना वो हमारा कोई फायदा उठाएंगे। हम केवल अपने देश में शांति रखेंगे, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान शांति रखे अपने देश में, और अपने देश का डेवलपमेंट करे, नौजवानों को रोजगार दे, और देश के अंदर जो भुखमरी है, पाकिस्तान जैसे देश में जहां पे हर चीज बढ़िया है, जमीन आपकी अच्छी है, आपके पास सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर सारे रॉ मटेरियल्स हैं, फिर क्यों पाकिस्तान गरीब है? बताइए मुझे। तो ये आप सोच लीजिए कि जिसने भी आपको बोला है कि आप वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इसका तो सर बहुत ही आसान सा जवाब है कि ये हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन है, कि जो भी आलमी ताकतें हैं उनको हमेशा हमसे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। ये कोई दो इंसानों की दोस्ती नहीं होती। अगर बीजिंग में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का बीजिंग में है, तो ऐसे ही चलते हैं। सवाल ये होता है कि आपके बीच में दो मुल्कों के बीच में टेंशन जो चल रही होती है, उनको आपने रिजॉल्व करना होता है। दुनिया का हर मुल्क जो है, हर मुल्क वो अपने इंटरेस्ट को देख के चलता है। इंटरनेशनल जो होते हैं, एब्सोल्युटली, इसी बात को तो पाकिस्तान को समझना है ना हुसैन जी, कि हर मुल्क, नहीं आप कंटिन्यू करिएगा, ये सवाल आप ही से है। हर मुल्क जब अपने इंटरेस्ट को देख के चलता है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं देखता है? वो दूसरों को इंटरेस्ट देने में क्यों रह जाता है? हुसैन जी कंटिन्यू करिएगा, फिर मैं यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। सर के जो है सवाल, उसका आखिरी समय है जवाब के। देखिए, ये बात सही है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वसाइल आपके ज्यादा है, एरिया आपका ज्यादा है, इकोनॉमी आपकी बड़ी है। इस चीज को हमने कभी नहीं निकाला, और हम क्यों निकालेंगे उसको? और ये भी सही है कि पिछले जो है 4 साल वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं गए, मगर अब इकोनॉमी जो है वो रिवैम्प हो रही है। ऑब्वियसली इंडिया का कोई उससे हमारा इसमें कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि इंडिया ने भी ओवर द इयर्स अपने डिफेंस स्ट्रक्चर पे उतना खर्च नहीं किया, और वो चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, वक्त के साथ हो जाएंगे सही। लेकिन मैं शिवदान साहब की इस बात से एग्री करता हूँ, इस बात से एग्री करता हूं कि जो असल चीज है वो अमन ही है। इंडिया पाकिस्तान को अपने मसले हल करने चाहिए जाती तौर पर। मेरी अपनी ख्वाहिश है, आप उस इत्तेफाक करें ना करें वो आपका मसला है। अगर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान आपस में एक हो जाए, आपस में इत्तेहाद कर ले, इत्तेहाद की बात करो, मर्ज की बात नहीं कर रहा, आप पूरी दुनिया को अपने आगे लगा सकते हैं, सबको अपनी ईगो से बाहर रखना पड़ेगा। हुसैन जी, बहुत काबिले तारीफ बात आपने यहाँ पर की है, मैं सराहना करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है आपको अपने हुक्मरानों को और चाइना से अगर अच्छी दोस्ती आपकी है, डेफिनेटली है, मैं शायद तो गलत ही बोल दिया वर्ड, कि चाइना के साथ, तो उनको भी समझाइए यहाँ पर कि भारत के साथ और उनकी जमीनों पर ना गलत निगाहें नहीं डालें। वो उनकी जमीन है, उनके पास रहने दे, अपनी जमीनों पर उनको जो करना है वो करे, ना आप डाले पाकिस्तान, ना चाइना डाले हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में निगाहें। और ये अगर वो कर लेते हैं तो बेहतर दोस्ती क्या, ये दोस्ती बहुत आगे तक चीजें चलेंगी। कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका यहाँ पर रुक करते हुए जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, और जम्मू कश्मीर का भी, ये इसे कितनी बड़ी हिमाकत माना जाए, क्योंकि अगर हम देखिए कि अरुणाचल प्रदेश को पहले रखा जाता था ये BRI के अंतर्गत, यानी कि बीजिंग में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका जवाब तो हुसैन जी ने दिया नहीं। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर को भी जो है इसमें उसकी एंट्री करा दी है, यानी उसके हिस्से को भी अपना माप बताते। कैसे, मतलब कैसे आप 16 देश और उसमें भारत में तो आप दो जगह पे आप अपनी एंट्री बता रहे हैं।
किरण जी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर आ गया है डिस्कशन में, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ जी। पाकिस्तान का जो पीओके है, गिलगित हुंजा बल्टिस्तान जो फ्रंटियर एरिया है, वहां पर एक घाटी हुआ करती थी, सक्सगांव घाटी। वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जाहिर बात है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। क्यों? इसका हिस्टोरिकल रीजन ये है कि महाराणा रंजीत सिंह जी के समय से ही, सिख साम्राज्य के टाइम से ही वो लाहौर का शासन में आता था। बाद में जब गुलाब सिंह कश्मीर के यहाँ पर मालिक बन गए, तो जाहिर बात है गिलगित हुंजा बल्टिस्तान और शख्सगाम वैली का एरिया भी जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बन गया। ब्रिटिश काल में भी ऐसा ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद 1963 में शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने बतौर गिफ्ट चीन को दे दिया, 5200 स्क्वायर किलोमीटर, चीन को खुश करने के लिए। जबकि उस वक्त के जितने भी रेवेन्यू मैप्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ जो अंग्रेज शासक थे, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू मैप, और आज भी पाकिस्तान के रेवेन्यू मैप में अगर आप जाएं तो शख्सगाम वैली का जो रेवेन्यू कनेक्शन सिस्टम था, यानी वो अपना किस खजाने में अपनी चवन्नी अठन्नी भेजा करते थे, हर साल नजराना भेजा करते थे, वो था हिंदुस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। लेकिन इन्होंने शख्सगाम वैली 5200 किलोमीटर चीन को दे दी। ये इनका नजरिया दिखाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के एक हिस्से को, हिंदुस्तान के एक हिस्से को इन्होंने गिफ्ट में दे दिया चीन को 1963 में, खुश करने के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे तो काफी सारी जगह हैं जहां चीन कहता है कि ठीक है वो हमारा हिस्सा है। उसका मतलब थोड़ी ना है कि चीन को खुश करने के लिए भारत उसको दे देगा। अगर हम वहां पर देखिए, पुराने जमाने में रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है ना, हर साल टूर पर जाया करते थे, और जब वो टूर पर जाते थे तो दूर दराज के, मैं ट्रेडिशनल बात कर रहा हूं, आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 18वीं सदी, 19वीं सदी, वो जाके वहां पर दूर दराज गांव में जाके कैंप लगाते थे, गिफ्ट का आदान प्रदान होता था। वो तरीका होता था ये दिखाने के लिए कि वो एरिया किससे बिलोंग करता है। तो शख्सगाम वैली तो हिंदुस्तान का था, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इस तरह से इन्होंने दे दिया चीन को गिफ्ट में। भारत क्यों चीन को कोई चीज गिफ्ट में दे दे क्योंकि चीन बोलता है कि ये उनका है? नहीं, वो सैकड़ों सालों से, मुगल काल से हमारे ट्रेडिंग रूट्स का हिस्सा रहा है। हमारे जो चरवाए हैं, देखिए हमारी तरफ जो पहाड़ होते हैं ना, उसके पहाड़ के इस तरफ, यानी जब बारिश होती है तो कुछ बारिश का पानी पहाड़ के उस तरफ चला जाता है, और बारिश जब होती, मैं पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूं, बारिश होती है तो पहाड़ का जो पानी है वो इस तरफ आ जाता है। हमारे जो चरवाए हैं अपने मवेशी को लेकर, अपनी याक को लेकर पहाड़ के ऊपर तक जाते थे चरवाहा करने के लिए। तो ट्रेडिशनली वो हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड रहे हैं। जैसे कि शख्सगाम वैली भी गर्मियों के मौसम में शख्सगाम वैली में गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान के लोग जाके कैंप लगाते थे। वहां पे ट्रेडिंग पोस्ट होता था जहां पे चाइनीज आके सिल्क बेचते थे। पाकिस्तान के लोग वो सिल्क खरीद कर, मैं सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बोला था हिंदुस्तान या मुगल अंपायर के हिस्से, तो ये जहां पर भी हमारे याक जाते थे वो सैकड़ों साल से हमारा एरिया रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। हम क्यों उसको चीन को दे दें? में आप दे सकते हैं, हम इतने दिलदार नहीं, हमें अपनी आवाम, अपनी जनता की फिक्र है। हम ऐसे ही गिफ्ट में नहीं दे देंगे चाइना को कोई भी अपना एरिया, या पाकिस्तान को दे देंगे चाहे आप कितना भी रो ले। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छा बताया देवनाथ जी ने। मैं इसमें एक लाइन कहूंगा, देखिए ये जो जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं शख्सगाम की, मार्च 62 या 63 की बात है। चाइना और पाकिस्तान ने बैठ के अपने बॉर्डर डिस्प्यूट इस तरह से हल करने थे। अगर हमने उनको शख्सगाम वैली दी है, जो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी उनसे अपर हुंजा और जो हमारा लोअर हुंजा के इलाके हैं जिसपे चाइना फुल क्लेम भी कर रहा था,
ये हमने उनसे बकायदा लिखवाया कि ये हमारे हैं, और अगर आप इनका आपस में कंपैरिजन करें लगभग एक ही जितना एरिया बनता है। तो हमने उस वक्त अपने आप को 62 63 में नहीं देखा, हमने आगे अपने फ्यूचर के हिसाब से देखा, और उसके बदले चाइना की हमारे साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप है, ताल्लुकात है, तो ये ठीक हुसैन जी, मुझे इसी पे आपकी बात, तो आपने ये वाली बात तो अपनी पहले भी की थी कि आप लोगों ने गिफ्ट में जो है वो दे दिया था, क्यों दिया था। मेरा सिर्फ यही है कि भारत के साथ आप एक कश्मीर को लेकर के बार बार मुद्दा उठाते हैं, उसके लिए आतंकवादियों को आप भेजते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, मार काट भारत के अंदर में मचाते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी आप लगभग यही काम कर रहे हैं। क्या चाइना के साथ आपकी हिम्मत नहीं थी? आपको लगा कि मैं तो उसको झेल ही नहीं पाऊंगा, तो इससे बेटर है कुछ हिस्सा ही हम दे देते हैं इनको, जो चाहिए चाइना को। देखिए, मैं अगेन वही बात करूंगा कि चाइना के साथ अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा, और चाइना की भी लोगों ने सोचा कि हम साथ इस तरह बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों ना बढ़े, हम ले क्यों गए, दुश्मनी पालें। आपकी जमीन ले गए, आपकी जमीन ले गए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं, आपसे ले लिया। शिवदान जी की एंट्री में चाहूंगी। 2500 स्क्वायर किलोमीटर हमें भी मिला, डिस्प्यूट हल हो गया। आज आप सुनिए, एक बात, आज चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उस पर आपको एक सिपाही भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद 30 सेकंड्स में सर अपनी बात, ये अमन है। ठीक है हुसैन जी। शिवदान जी 30 देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे साथ जो आपने डिस्प्यूट खड़ा किया है कश्मीर का, उसका रीजन केवल एक है कि जब हमारा आपका डिवीजन हो गया था और तय हो गया था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये भारत का हिस्सा है, तो उस वक्त कश्मीर आपका हिस्सा तो नहीं था। और उसके अलावा अंग्रेजों ने कानून जो बनाया था, उसके हिसाब से वहां का जो राजा है वो जिसकी तरफ मिलना चाहेगा वो स्टेट उसमें मिलेगा। 544 रियासतें भारत और पाकिस्तान में मिली हुई इसी तरह से। तो बताइए, कश्मीर के किले का अलग रूल था क्या, जिस पर आपने हमला किया अक्टूबर 1947 कई सारे सवाल है वाकई। आजादी मिलने के 2 महीने बाद आपने हमला कर दिया। उसका कारण एक ही था कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की जनता को दिखाना चाहती थी कि भारत से केवल हम ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं, और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। बिल्कुल, वक्त की कमी, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शिवदान जी ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट रखा, वही यूके देवनाथ जी ने भी रखा, लेकिन हुसैन जी इस बात को समझना होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कई आपके बॉर्डर एरियाज में जो कंट्री है उनके साथ आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कैसे सुलझाएंगे? बातचीत से तो मसले सुलझ नहीं रहे। चाइना के साथ आपने सुलझा लिया था बहुत पहले, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखते हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल और रखने की जरूरत, लेकिन निगाहें गलत अब भारत की तरफ ना उठाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। कान खोल करके इस बात को चाइना सुन ले, पाकिस्तान सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।